Hello students, my name is Kalyan Krishnavasti and today I am going to start the 5th unit of your syllabus, that is Introduction to Digital Modulation Technique under the course Communication Engineering which is run in 2nd year. चलिए बच्चों start करते हैं. As I always say, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक एंड हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट अस. फाइन. तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि इस पूरे लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. इस पूरे लेक्चर में बच्चों हम लोग डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं. ये दोनों ही चीजें आज के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज हम आजकल सुन रहे हैं द वर्ल्ड इज गोइंग डिजिटल, एवरीथिंग नाउअडेज इज डिजिटलाइज्ड. तो आपके लिए 2nd ईयर में यह जानना बहुत जरूरी है बच्चों कि क्यों चीजों को डिजिटल किया जा रहा है, क्या फायदा है चीजों को डिजिटल करने से. तो द बिग क्वेश्चन इज व्हाई आर वी स्टडीइंग डिजिटल कम्युनिकेशन. अब बच्चों ये पढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि डिजिटल कम्युनिकेशन से पहले या इनफैक्ट डिजिटल कम्युनिकेशन के साथ साथ भी हमारे पास एनालॉग कम्युनिकेशन अवेलेबल है, बट स्टिल what we prefer is digital communication. That means it must be having some advantages, some vital advantages over pre-existing analog communication. तो आज के लेक्चर में बच्चों हम यही एडवांटेजेस, यही रीजंस पढ़ने वाले हैं जो डिजिटल कम्युनिकेशन को सुपीरियर करते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन से. साथ ही कुछ तरीके पढ़ेंगे जिससे हम डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं. इन तरीकों को बच्चों हम डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स कहते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बच्चों बेसिक रीजन कि व्हाई आर वी स्टडीइंग डिजिटल कम्युनिकेशन. तो ये रीजन जानने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों कि मेरा डिजिटल सर्किट केवल 2 स्टेट्स पे काम करता है, 0 और 1. 0 स्टेट को हम बोलते हैं बच्चों ऑफ स्टेट, 1 स्टेट को हम बोलते हैं ऑन स्टेट. अब यहां पर 0 और 1 का क्या मतलब है, मेरा डिजिटल सर्किट एक थ्रेशोल्ड लेवल सेट करता है. थ्रेशोल्ड मतलब एक रेफरेंस वैल्यू सेट करता है. अगर मेरा सिग्नल इस रेफरेंस वैल्यू से कम है, if my signal is having a value that is less than this reference signal, तो मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली 0 वैल्यू ले लेगा. अगेन अगर मेरे सिग्नल का वैल्यू इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से बड़ा है तो मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली आंसर ले लेगा 1. 1 मींस द सिस्टम इज इन ऑन स्टेट, 0 मींस बच्चों द सिस्टम इज इन ऑफ स्टेट. ऑफ स्टेट का मतलब देयर विल बी नो रिस्पॉन्स या 0 रिस्पॉन्स. 1 स्टेट का मतलब द सिस्टम इज ऑन एंड इट विल गिव यू रिस्पॉन्स. अब बच्चों 0 और 1 से हमें फायदा क्या हो रहा है, 0 और 1 से बच्चों फायदा ये हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल माई सिग्नल इज एट अ पर्टिकुलर लेवल. फाइन. अब मैं क्या चाहता हूं, अगर मेरे सिग्नल का डिस्टॉर्शन इतना ज्यादा है, देखिए डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन या कोई भी कम्युनिकेशन हो, आप एक बात भी, अगर एक 5 दोस्त हैं, किसी एक दोस्त ने कहा यार मेरी इससे दोस्ती ठीक नहीं चल रही या ये अच्छा नहीं है, तो इसने इससे कहा ये अच्छा नहीं है, इसने इससे कहा ये बिल्कुल बेकार है, इसने इससे कुछ और कहा और 5वें तक कुछ और बात पहुंची. तो आप ये एक व्यवहारिक सी बात है, हम कहते कुछ हैं और रिसीवर तक पहुंचता कुछ है. तो मैं क्या कहता हूं अपने सर्किल में, मैं क्या कहता हूं, यार सबने बात तोड़ मरोड़ कर आगे पहुंचाई. बिल्कुल यही सिग्नल के साथ भी होता है. ट्रांसमीटर कुछ सिग्नल ट्रांसमिट करता है, बीच में बच्चों ये जो चैनल है, ट्रांसमीटर है, रिसीवर है और बीच में जो माध्यम है इसको हम चैनल कहते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसमीटर कुछ ट्रांसमिट करता है बट चैनल में कुछ अनवांटेड सिग्नल्स, ये अनवांटेड सिग्नल्स उसी अनवांटेड पर्सन की तरह हैं जो मेरी बात को घुमा के तीसरे बंदे तक पहुंचा रहे हैं. इसको बच्चों बोलते हैं नॉइज. तो ट्रांसमिटेड सिग्नल नॉइज से सुपर इंपोज होता है और रिसीवर के पास कुछ और पहुंचता है. ये एक बहुत ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में. और कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम जो इस नॉइस को हैम्पर कर ले गया या इस नॉइस को बैलेंस कर ले गया, कंट्रोल कर ले गया, वो मेरा एफिशिएंट सिस्टम कहलाता है. तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में बच्चों मैंने देखा कि सिस्टम सिर्फ 2 लेवल्स पे ऑपरेट कर रहा है, या तो 0 पे या तो 1 पे. अच्छा,
एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड के राइट में 1 है, लेफ्ट में 0 है। अब अगर मुझे किसी सिस्टम को 0 से 1 स्टेट पे ले जाना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा सिस्टम का सिग्नल वैल्यू यहां पे लाई कर रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा नॉइस चाहिए, मुझे इतनी नॉइस चाहिए, इतना डिस्टॉर्शन चाहिए कि वो मेरे सिग्नल के लेवल को थ्रेशोल्ड के पार ले जाए। क्योंकि जब तक सिग्नल का लेवल थ्रेशोल्ड के पार नहीं होगा तब तक तो ये 0 है तो 0 ही दिखाएगा, 1 नहीं दिखाएगा। अगर 1 है तो 1 ही दिखाएगा। तो ये एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का बच्चों एडवांटेज भी है और इंपॉर्टेंस भी है कि हमें बहुत हाई लेवल का डिस्टॉर्शन चाहिए, कंसिडरेबल हाई डिस्टर्बेंस चाहिए टू ड्राइव द सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। दूसरा बच्चों एडवांटेज क्या है डिजिटल कम्युनिकेशन में, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में वी हैव अ प्रोविजन ऑफ रीजेनरेटिव रिपीटर्स। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, रीजेनरेटिव रिपीटर्स। रीजेनरेटिव रिपीटर्स हमारे ऐसे सर्किट हैं जो मैं अपने पूरे कम्युनिकेशन पाथ में बीच में अलग अलग जगह लगाता हूं। इनका काम है, मैंने जो सिग्नल ट्रांसमिट किया था बच्चों उस सिग्नल में जो कुछ भी डिस्टॉर्शन आया है, जितना भी एम्पलीट्यूड लेवल में कमी आई है, ये लगभग उसको दूर कर देते हैं। दे टेंड टू रीजेनरेट द रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन बच्चों बहुत जरूरी है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है रिसीवर को आइडिया होना चाहिए कि ट्रांसमीटर क्या ट्रांसमिट कर रहा है। इसको बच्चों कोहेरेंट कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसी मेथड से हम रिसीवर पे डिटेक्शन करते हैं। ऑलमोस्ट सभी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में वी प्रिफर कोहेरेंट डिटेक्शन। इससे हमारा डिकोडिंग वाला पार्ट आसान हो जाता है। तो ये बच्चों मेरा दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज है वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइनिंग डिजिटल कम्युनिकेशन सर्किट्स। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपने डिजिटल सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज कर पाएं विद हायर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज। आप देख रहे हो आज एक छोटे से चिप में मेरा पूरा मदरबोर्ड है। एक टाइम था जब हमारे पास हैवी मदरबोर्ड्स होते थे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्किट बढ़ी थी, बट विद द एडवांसमेंट इन द levels we have got the facility to fabricate the circuit on smaller chips। तो ये बच्चों एक एडेड एडवांटेज है हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन में, फ्लेक्सिबिलिटी। चौथा और सबसे बड़ा एडवांटेज है बच्चों एरर डिटेक्शन। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में वी हैव अ फैसिलिटी दैट वी कैन डिटेक्ट द एरर्स एज वेल एज वी कैन करेक्ट द एरर्स। हमारे पास कुछ ऐसे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड्स हैं जिनकी मदद से मैं एरर डिटेक्ट भी कर सकता हूं और करेक्ट भी कर सकता हूं। ये आप थर्ड ईयर में डिटेल में पढ़ोगे। फाइन। तो ये बच्चों कुछ एडेड एडवांटेजेस हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के, जिसकी वजह से हम ये कम्युनिकेशन एनालॉग के ऊपर प्रेफर करते हैं। बट बच्चों एक बड़ा क्वेश्चन, अमूमन ये देखा गया है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो जाती है। विद द एडवांसमेंट ऑफ एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, एडवांस्ड डिवाइसेस, हम पुरानी डिवाइसेस का इस्तेमाल कम कर देते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है, हमारी सरकार आज डिजिटल कम्युनिकेशन की बात कर रही है। ये लेक्चर जो आप सुन रहे हो डिजिटल एजुकेशन के थ्रू बाय वर्च्यू ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन ही पॉसिबल हो पाया है। तो चारों तरफ बच्चों डिजिटल कम्युनिकेशन ही है। बट अगेन द बिग क्वेश्चन इज एनालॉग कम्युनिकेशन डेड? क्या अब मैं एनालॉग कम्युनिकेशन का इस्तेमाल ही नहीं करता? जब चारों तरफ हर तरफ डिजिटल की ही बात हो रही है, तो क्या ऐसे समय में एनालॉग कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो चुका है? जी नहीं। द आंसर इज नो। एनालॉग कम्युनिकेशन इज not dead. Despite the added advantages of digital communication, analog communication is not dead. रीजन क्या है बच्चों? डिजिटल कम्युनिकेशन में हमने देखा हमारे पास दो थ्रेशोल्ड थे, या तो 0 या तो 1। 0 और 1 होने की वजह से अगर थ्रेशोल्ड से नीचे सिग्नल था तो सिस्टम ऑफ स्टेट में चला गया। सिस्टम ऑफ स्टेट में चला गया मतलब रिसीवर को कुछ नहीं मिलना। अगर सिग्नल लेवल थ्रेशोल्ड से आगे है तो सिस्टम ऑन स्टेट में है, मतलब मिलना है मुझे सिग्नल। बट बच्चों एनालॉग में ऐसा कुछ नहीं होता। आपको याद होगा बहुत साल पहले जब हम लोगों के घर में केबल टीवी था
तो डिस्पाइट बैड वेदर, आज जब हम डीटीएच इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर बाहर का कंडीशन खराब है तो वी गेट अ मैसेज बिकॉज ऑफ बैड वेदर देयर इज नो सिग्नल रिसेप्शन। दिस इज प्योर डिजिटल। पहले क्या था बच्चों, आपको याद होगा हमारे घर में नॉब वाले टीवी हुआ करते थे, हम नॉब से ट्यून करते थे सिग्नल। बहुत से लोग कटिया भी मारते थे, तार लटकाते थे, इधर उधर तार हिलाते थे, कभी कोई चैनल कैच करता था, हमारे गार्जियंस कहते थे ऊपर से जाके मेट्रो का एंटीना हिलाओ। दैट वाज पार्शियल डिजिटल, दैट वाज मेनली एनालॉग कम्युनिकेशन। तो एनालॉग में बच्चों क्या है, मान लेता हूं ये मेरा सिग्नल है, एक एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल नॉर्मली कंटिन्यूअस होता है, डिजिटल सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, और वो ऐसे पीस वाइज होते हैं। फाइन, दैट इज अनदर टॉपिक, वो हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब बच्चों ये मेरा एनालॉग सिग्नल है, मैं मान लेता हूं कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, देयर आर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, बहुत ज्यादा नॉइज है। जब बहुत ज्यादा नॉइज होगी बच्चों तो ये सिग्नल डिस्टॉर्ट होगा। अगर ये सिग्नल डिस्टॉर्ट हुआ तो हो सकता है कि ये सिग्नल ऐसा हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये सिग्नल ऐसा हो जाए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस was the actual signal that had to be transmitted, but because of noise सिग्नल टूट गया, एम्पलीट्यूड लेवल घट गया, या मे बी ये भी हो सकता है कि इतना छोटा एम्पलीट्यूड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। मुझे मिलना ऐसा चाहिए बट मुझे ऐसा मिल रहा है। बट यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, यू हैव एन एम्पलीट्यूड, चाहे कितना भी कम हो बच्चों, बट अगर मैं इस इंटरवल में देखूं तो दिस इज हाई एम्पलीट्यूड, यहां पर डिस्टॉर्शन हो गया। डिस्टॉर्शन होने के बाद कितना भी कम हो बट यहां पर मुझे एम्पलीट्यूड का लेवल मिल रहा है। अगर यही कम्युनिकेशन मैं डिजिटल के थ्रू कर रहा होता, ध्यान से समझेंगे बच्चों, अगर यही कम्युनिकेशन मैं डिजिटल के थ्रू कर रहा होता और मैं थ्रेशोल्ड सेट करता, ये मेरा थ्रेशोल्ड था, तो अब आप यहां पर देखो, यहां पर तो मुझे थ्रेशोल्ड के ऊपर सिग्नल मिल रहा है, दैट मींस डिजिटल के थ्रू मेरा सिस्टम कहता 1। क्यों 1? क्योंकि सिग्नल तो है। अगर यही सिग्नल मैं डिजिटल कम्युनिकेशन से ट्रांसमिट कर रहा होता बच्चों तो ये मेरा थ्रेशोल्ड है। अब थ्रेशोल्ड के ऊपर तो कोई सिग्नल ही नहीं है, अगर थ्रेशोल्ड के ऊपर कोई सिग्नल नहीं है तो मेरा सिस्टम क्या बोलेगा, 0, नो रिसेप्शन। आपका डीटीएच दिखाएगा नो सिग्नल रिसेप्शन बिकॉज ऑफ बैड वेदर कंडीशन। अगर एनालॉग यूज कर रहा होता तो आप देख रहे हो कितना छोटा सा सिग्नल है, कितना कम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, बट स्टिल मुझे सिग्नल रिसीव हो रहा है। तो ये बच्चों एनालॉग कम्युनिकेशन की एडेड एडवांटेज है ओवर डिजिटल कम्युनिकेशन। टेक्निकल भाषा में हम कहते हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन में देयर इज अ नॉन ग्रेसफुल डिग्रेडेशन ऑफ एसएनआर। नॉन ग्रेसफुल मतलब एकदम से एसएनआर गिर जाता है। फॉर एग्जांपल, एक लेवल पे एसएनआर ऐसे चल रहा है, बहुत ज्यादा नॉइज आ गई, एसएनआर नीचे गिर गया। एसएनआर जैसे ही नीचे गिरा, मेरा जो 1 वाला स्टेट था वो इंस्टेंटली 0 स्टेट में कन्वर्ट हो गया। बट ऐसा एनालॉग कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी नहीं होता। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है एनालॉग कम्युनिकेशन का, जिसकी वजह से आज भी वो है और हमेशा रहेगा। दूसरे एडवांटेज, नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। ये डिजिटल कम्युनिकेशन में मैंने अभी थोड़ी देर बोला, सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है। रिसीवर को पता होना चाहिए कि ट्रांसमीटर ने क्या ट्रांसमिट किया। एनालॉग में ऐसा कुछ भी नहीं है, वी डोंट नीड सिंक्रोनाइजेशन। दूसरी चीज, डिजिटल कम्युनिकेशन में बच्चों बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, वी नीड वेरी हाई बैंडविड्थ। कंपैरेटिवली एनालॉग में द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज लेस। तीसरा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, नॉन ग्रेसफुल डिग्रेडेशन ऑफ एसएनआर। तो बच्चों ये वो कुछ कारण हैं जिनकी वजह से अभी भी एनालॉग कम्युनिकेशन खत्म नहीं हुआ। ऐसी कोई भी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर एनालॉग कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट ना हो। आपके खुद के सिलेबस में पहली 3 यूनिट एनालॉग कम्युनिकेशन की हैं, फिर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, फिर आप पल्स विद मॉड्यूलेशन सैंपलिंग पढ़ते हो, और लास्ट में आप डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक पढ़ते हो। तो बिना एनालॉग के दुनिया पॉसिबल नहीं है, आप चाहे कितना भी डिजिटलाइज हो जाओ। कुछ हैं ऐसे एप्लीकेशन जहां के लिए मुझे एनालॉग कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए, बट वो मेरा आज का डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। हम आज यहां सिर्फ डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करने आए। तो बच्चों अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा दिखता है। एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। सबसे पहले बच्चों वी हैव एन इंफॉर्मेशन सोर्स, डेफिनेटली इट शुड बी अ डिजिटल इंफॉर्मेशन सोर्स। नेक्स्ट वी हैव
सोर्स इनकोडर, चैनल इनकोडर एंड देन वी मॉड्यूलेट। ये है हमारे आज के डिस्कशन का दूसरा टॉपिक, मॉड्यूलेशन। सबसे पहले बच्चों क्या है, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन सोर्स था, उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी। नेक्स्ट मेरा इंफॉर्मेशन सोर्स से इंफॉर्मेशन आई मेरे सोर्स इनकोडर में। सोर्स इनकोडर का काम होता है बच्चों, ये रिडंडेंसी को रिमूव करता है। रिडंडेंसी को रिमूव करने का मतलब ये इंश्योर करता है कि मेरे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के इनपुट पर एडिशनल बिट्स ना आए। जितनी एडिशनल बिट्स आएंगी बच्चों, उतना मेरा बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। तो सोर्स इनकोडर इंश्योर्स that the redundancy is lowered or removed. Then we have channel encoder. अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि सोर्स एनकोडर मेरा रिडंडेंसी को रिमूव करता है, बट चैनल एनकोडर रिडंडेंसी को ऐड करता है। क्यों ऐड करता है बच्चों? क्योंकि अगर आपने एडवांटेज ध्यान से सुना हो तो मैंने आपको बताया था कि डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम हैज एन एडेड एडवांटेज ऑफ हैविंग एरर करेक्टिंग एंड डिटेक्टिंग कैपेबिलिटीज। अब ये आप आगे भी पढ़ोगे डिटेल में इन इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग कि अगर मैं एक एडिशनल बिट लगा दूं तो मैं काफी हद तक एरर को कंट्रोल कर सकता हूं। तो अपने एरर कंट्रोल वाले पार्ट को फैसिलिटेट करने के लिए वी हैव चैनल इनकोडर, देन वी हैव अ मॉड्यूलेटर। ये मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करूंगा। देन वी हैव अ चैनल। चैनल में ही बच्चों नॉइज आती है। कम्युनिकेशन सिस्टम का यही वो पार्ट है जहां पर मैक्सिमम नॉइज आने की प्रोबेबिलिटी है। यही वो जगह है जहां पर सिस्टम या सिग्नल आपका रिस्पांस को करप्ट कर सकता है। तो ये मेरा पूरा बच्चों ट्रांसमीटर वाला पार्ट है, ये मेरा चैनल है। उसके बाद अगेन द रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट्स। जो चीज मैंने मॉड्यूलेट की थी उसे मुझे डीमॉड्यूलेट करना पड़ेगा। जो चीज मैंने चैनल के थ्रू इनकोड की थी उसे मुझे डीकोड करना पड़ेगा। अगेन फॉर एवरी सोर्स इनकोडर आई हैव अ सोर्स डीकोडर एंड फाइनली आई हैव एन इंफॉर्मेशन सिंक, जहां पर मेरी ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन वापस से रिट्रीव होती है। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है बच्चों कम्युनिकेशन सिस्टम का, आपको पता होना चाहिए प्रिसाइजली डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का। अब बच्चों हम आज के अपने दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन। द बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज मॉड्यूलेशन। तो इसको मैं आपको एक बहुत बेसिक से एग्जाम्पल, बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि ऑन एन एवरेज एक आदमी की हाइट से मैं 6 फुट मान लेता हूं, 6 फुट है। उस आदमी को तैरना नहीं आता। सामने एक नदी है, नदी में पानी लगभग 10 फुट है, लगभग 10 फुट या चलिए 9 फुट मान लेता हूं। नदी के उस पार आदमी को जाना है, बहुत जरूरी है, अनअवॉइडेबल है। नदी के इस पार जिधर आदमी खड़ा है वहीं पर एक एलिफेंट भी खड़ा है, एक हाथी भी खड़ा है। हाथी की अमूमन हाइट मैं मान लेता हूं 12 फुट 14 फुट कैसी भी है। हाथी को भी नदी पार करनी है, उधर केले रखे हैं, हाथी को केला खाना है। अब कैसे आदमी नदी पार करेगा? उसको तैरना नहीं आता, नाव नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है बच्चों? आदमी हाथी के ऊपर बैठ जाए। हाथी 14 फुट का है, वो 10-12 फुट के पानी को क्रॉस कर सकता है। हाथी भी उधर पहुंच जाएगा, केला खा लेगा, आदमी भी उधर पहुंच जाएगा, उसका काम हो जाएगा। बिल्कुल यही है बच्चों मॉड्यूलेशन। मेरे पास एक सिग्नल है जिसे मुझे दूर तक भेजना है। अब सिग्नल वीक है, बहुत दूर तक नहीं जा सकता। थोड़ी दूर जाने के बाद बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस उसमें एरर्स आने लगते हैं, नॉइस की वजह से वो करप्ट होने लगता है, बट मुझे तो भेजना है, इट्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द सिग्नल। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है बच्चों? मैं क्या करूंगा मैं एक और हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लूंगा। मेरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती तो हो सकता है वो दूर तक चला जाता। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं एक हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लूंगा जिसको मैं हाथी बोल रहा हूं, और मेरा सिग्नल जिसे मुझे भेजना है वो मैं हूं। मैं क्या करूंगा, मैं एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पर अपने सिग्नल को सुपर इंपोज करूंगा। अब बच्चों हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल तो आराम से दूर तक जा सकता है, इट कैन बियर लॉसेस, इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो मेरा सिग्नल उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पर बैठेगा और दूरी को तय कर लेगा। बिल्कुल यही मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन में क्या करना है मुझे, मेरे पास एक मैसेज सिग्नल होगा जिसको बच्चों हम बेस बैंड सिग्नल भी बोलेंगे। कुछ जगहों इसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोला गया है, क्योंकि इसी को मॉड्यूलेट करना है। क्लियर है? इसके साथ साथ मेरे पास एक कैरियर सिग्नल है, मेरे पास एक कैरियर सिग्नल है।
ये कैरियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी का है। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, कैरियर सिग्नल की कुछ प्रॉपर्टीज को बदलता हूं, चेंज करता हूं इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। मेरा बेसबैंड सिग्नल की जो रिक्वायरमेंट है, अब ये रिक्वायरमेंट एम्पलीट्यूड पे भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी पे भी हो सकती है, फेस पे भी हो सकती है, वो अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे ये रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। तो मेरे मैसेज सिग्नल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैरियर फ्रीक्वेंसी में, कैरियर सिग्नल में मैं कुछ चेंजेस करूंगा, अपने मैसेज सिग्नल को कैरियर पे बैठाऊंगा और भेज दूंगा। दिस इज मॉड्यूलेशन। अगर ये सभी कुछ एनालॉग एनवायरनमेंट में हो रहा है बच्चों, तो ये एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं। अगर ये सभी कुछ डिजिटल एनवायरनमेंट में हो रहा है, तो दिस इज डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। हमें बच्चों आज के लेक्चर में डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पढ़नी है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि हमें कितनी डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पढ़नी है। तो बेसिकली बच्चों 3 तरीके की डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं, आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले है बच्चों एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग को हम एक और नाम देते हैं ऑन ऑफ कीइंग। ठीक, ऑन ऑफ का मतलब अगेन, ऑन मींस हाई, ऑफ मींस लो। हाई मींस 1, लो मींस 0। तो इट्स वेरी सिंपल, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग इज ऑन ऑफ कीइंग। मतलब यहां पर मुझे जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है बच्चों, वो इंफॉर्मेशन मेरे सिग्नल के एम्पलीट्यूड में है। रिसीवर एम्पलीट्यूड देख के जज करेगा कि क्या चेंजेस हुए, क्या ट्रांसमिशन हुआ। सेकेंड है बच्चों मेरा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग मतलब मुझे फ्रीक्वेंसी से इंफॉर्मेशन लेनी है। रिसीवर मेरे ट्रांसमिटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी देखकर यह डिसीजन लेगा कि क्या ट्रांसमिट हुआ या क्या इंफॉर्मेशन उसे रिट्रीव करनी है। तीसरा है बच्चों फेज शिफ्ट कीइंग। फेज शिफ्ट कीइंग में बच्चों फेज में वो सारी इंफॉर्मेशन है जो यूजफुल है। क्लियर है? अगर यही चीज मैं एनालॉग एनवायरनमेंट में करता, आप यूनिट 1-2 में पढ़ चुके हो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। डिजिटल में इनका नाम बदल गया है, दे आर एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एंड फेज शिफ्ट कीइंग। क्लियर है? तो अब मैं तीनों को अलग अलग देखता हूं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको तीनों का कराऊंगा। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। अब एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज माई इनपुट सिग्नल, दिस इज माई कैरियर सिग्नल एंड दिस इज माई ASK आउटपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल में बच्चों आप ध्यान से देखें तो मैंने एक बाइनरी इनपुट सिग्नल लिया है, जिसमें जब 1 ट्रांसमिट हो रहा है तो पल्स है, जब 0 ट्रांसमिट हो रहा है तो पल्स नहीं है। जब 1 ट्रांसमिट हो रहा है तो पल्स है, जब 0 ट्रांसमिट हो रहा है तो पल्स नहीं है। दूसरा मेरे पास एक कैरियर सिग्नल है जो कि एक साइनोसॉइडल सिग्नल है। अब बच्चों इस बाइनरी इनपुट सिग्नल को अगर मैं AT बोल दूं, फाइन, और इसको मैं बोल दूं साइन ओमेगा CT, तो मैं क्या देख रहा हूं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के आउटपुट पर आप ध्यान से देखो, ये जितना 0 वाला रीजन है यहां पर एम्पलीट्यूड एब्सेंट है, जितना 1 वाला रीजन है यहां पर एम्पलीट्यूड प्रेजेंट है। तो बेसिकली मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, VASK। अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, AT साइन ओमेगा CT। अब यहां पर क्या है, AT मेरा 2 वैल्यूज ले रहा है। AT बच्चों 1 है, फॉर एवरी 1 इज ट्रांसमिटेड, एंड दिस इज 0 फॉर एवरी 0 इज ट्रांसमिटेड। आप देख रहे हो जब जब 0 ट्रांसमिट हो रहा है तो मेरा AT 0 है। मेरा AT 0 है तो अगर मैं फाइनल ASK मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म लिखूं तो मेरी फाइनल ASK मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म क्या हो जाएगी, जब 1 ट्रांसमिट हो रहा है तो बच्चों साइन ओमेगा CT आ जाएगा, और जब 0 ट्रांसमिट हो रहा है तो 0 आ जाएगा। ये तब है जब 1 ट्रांसमिट हो रहा है, ये तब है जब 0 ट्रांसमिट हो रहा है। तो मेरे ASK मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म की इक्वेशन बच्चों ये आ जाएगी। अगर इस इक्वेशन को मुझे सर्किट से इंप्लीमेंट करना है तो इट्स वेरी सिंपल, दिस इज माई कैरियर सिग्नल, फाइन, दिस इज माई कैरियर सिग्नल एंड दिस इज माई इनपुट सिग्नल। मैं क्या कर रहा हूं, अपने कैरियर सिग्नल को अपने इनपुट सिग्नल से यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक मल्टीप्लायर है दिस इज, या इसको बच्चों प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर भी कहते हैं। आई हैव अ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, और सिंपल ये क्या कर रहा है,
This is simply multiplying the two signals and giving me the output. Fine. This is very simple. Next बच्चों मैं देखता हूं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग. फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग में आप देखिए 1 के लिए बच्चों अलग फ्रीक्वेंसी है. आप देख रहे हो पल्सेस की जो आपका सेपरेशन है वो कम है और वो ज्यादा है, और जब 0 ट्रांसमिट हो रहा है तो मैं अलग फ्रीक्वेंसी का पल्स यूज कर रहा हूं. यहां पर अगर मेरा कैरियर होता तो मैं क्या कर रहा था, मैं 1 के लिए अलग इस्तेमाल कर रहा था और 0 के लिए अलग इस्तेमाल कर रहा था. तो अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो मैं एक अलग फ्रीक्वेंसी रखूं 1 के लिए, एक अलग फ्रीक्वेंसी रखूं 0 के लिए, दोनों को अगेन मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे सिग्नल मिल जाएगा. तो यहां पर मेरा S1T क्या आना चाहिए, S1T मेरा आना चाहिए पहली फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट जिसको मैंने cos 2 पाई f1t बोला है, साथ में दूसरी फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट जिसको मैंने cos 2 पाई f2t बोला है. दिस इज वेरी सिंपल. इसमें मुझे और कुछ करना ही नहीं है, मुझे सिंपल दो कंपोनेंट्स लेने हैं, दोनों कंपोनेंट्स को मुझे ऐड करना है. आई विल गेट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल. क्लियर है. द थर्ड पार्ट इज योर फेज शिफ्ट कीइंग. फेज शिफ्ट कीइंग में बच्चों एज आई सेड द इंफॉर्मेशन रिजाइड्स इन द फेज. यहां पर बच्चों क्या है डिफरेंस देखिएगा ASK और PSK में. ASK और PSK में बच्चों डिफरेंस ये है कि यहां पर आप देख रहे हो देयर इज अ फेज चेंज. फेज चेंज का मतलब ये कुछ ऐसा होता है, एक बार मुझे मिलता है cos ओमेगा CT और इंस्टेंट जहां पर मेरा 1 0 में बदल रहा है. देखिए बच्चों ये वो इंस्टेंट है जहां मेरा 1 0 पे बदल रहा है. तो यहां पर क्या होता है बच्चों 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है. तो अगर मैं इसको cos ओमेगा C प्लस पाई टी कर दूं, अगर मैं पाई का फेज शिफ्ट ले आऊं तो मुझे मालूम है cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा. तो दिस विल गिव मी -80. फाइन, -80 cos ओमेगा CT. तो आप देख रहे हो जब पॉजिटिव है तो cos ओमेगा CT, जब 180 का फेज शिफ्ट आ रहा है तो माइनस हो जाता है. इसके साथ साथ व्हाट वी कैन डू इज आई कैन राइट दिस 80 इन डिफरेंट टर्म्स, जैसे मुझे पूछा जाएगा. तो इट्स वेरी सिंपल. लॉजिक वही है बच्चों, कैरियर वेव को मैं बाइनरी सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करूंगा और आई विल गेट दी PSK वेव फॉर्म. क्लियर है. तो तीनों ही मॉड्यूलेशन स्कीम्स बहुत सिंपल हैं. दिस इज द चार्ट फॉर द कंपैरेटिव स्टडी, यू कैन रेफर इट. अच्छा, अब अगर मैं समरी की बात करूं बच्चों तो मैंने तीनों ही मॉड्यूलेशन स्कीम्स में देखा कि मैंने प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज किया है जहां पर मैंने कैरियर और मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई किया है. और इन सभी डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को अगर मैं सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करने की बात करूं तो मैं आराम से कोहेरेंट डिटेक्शन के थ्रू इनको डीमॉड्यूलेट कर सकता हूं. मैं एक कोरिलेटर का इस्तेमाल करता हूं बच्चों, विच इज अ वेरी सिंपल सर्किट. हम अगले लेक्चर में कोरिलेटर के बारे में देखेंगे जिससे हम इन तीनों ही मॉड्यूलेशन स्कीम्स को डीमॉड्यूलेट करेंगे. आई होप द लेक्चर वॉज फ्रूटफुल फॉर यू. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.